नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज हम जिस विषय के साथ सामने आए हैं वो है जमानत से जुड़े क्या है कानूनी प्रावधान। और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा विषय है जमानत से जुड़े क्या है कानूनी प्रावधान। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी के चलते आप परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। और आज बेहद खास मेहमान अधिवक्ता चेतन शांडिल्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो जमानत से जुड़ा हुआ है। क्या कानूनी प्रावधान है, क्या कुछ अधिकार हासिल हैं जमानत से जुड़े? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है, इट हैज टू बी नो जेल, इट कैन बी बेल। सो बेल एक अधिकार है जिसके संबंध में आप अपनी याचिका कोर्ट में डाल सकते हैं। और अगर आपको ये अपेक्षा करते हैं कि आपको किसी भी गैर जमानती संदर्भ में आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, तो आप उसके लिए पहले या तो एंटिसिपेटरी बेल मूव कर सकते हैं, जो कि यूपी में अवेलेबल नहीं है, बाकी अन्य जगह पर है, और या तो अपना आप एंटिसिपेटरी बेल मूव करने के बाद अपनी बेल करवा सकते हैं, जो कि कानूनन जो अधिकार है वो सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में है। और इसमें आपके खिलाफ जो भी एनिमिटी किसी भी कारण अगर आपको किसी पक्ष ने फंसाने की कोशिश की है या गलत है, उसमें आपको एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है, जो कि आपका राइट है। प्रोसेस जानना चाहेंगे कि प्रक्रिया किस तरह से प्रोसेस देखिए, प्रोसेस में तो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, काफी संबंधों में बोला है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी बोला है। प्रोसेस में आपको अपनी बेल याचिका, एंटिसिपेटरी बेल याचिका 438 में आप फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, जिसमें कोर्ट आपको एंटिसिपेटरी बेल देगी, जिसमें आप कारण बताएंगे कि आपके साथ क्या घटना घटित हुई है और आपके खिलाफ जो लिखा गया है, जिसमें एफआईआर दर्ज है या कंप्लेंट है, उसमें क्या गलत है और उसमें सही तथ्यों का आधार आपके पास क्या है। उन तथ्यों को सामने रखते हुए कोर्ट आपको एंटिसिपेटरी बेल देगी। इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश में एंटिसिपेटरी बेल नहीं है, तो आप उसमें अपनी अरेस्ट से की याचिका हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और अपना अरेस्ट से करा सकते हैं, जो कि बेल के बराबर ही होता है। टाइम लिमिट क्या होती है इसमें? कुछ वक्त का भी ख्याल रखना जरूरी है? देखिए, टाइम लिमिट तो आपके अधिकार में जितना है, आपको जब पता लगता है कि आपके खिलाफ कुछ भी कंप्लेंट या प्राथमिकता दर्ज की गई है, आपराधिक प्राथमिकता दर्ज की गई है, उसके आप तुरंत चलते हुए तुरंत कोर्ट के संज्ञान में ये चीज ला सकते हैं अपनी याचिका द्वारा। इसमें टाइम लिमिट ये है कि आपको अगर अपने को पुलिस में जो है कि पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको प्लेन एंड सिंपल भाषा में बोला जा सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस अधिकारी जब चाहे तब आपको गिरफ्तार कर सकता है, उस संबंध में आप तुरंत कोर्ट की शरण में जा सकते हैं और अपना पक्ष रखते हुए आपको बेल ग्रांट की जाए। चलिए, बिल्कुल, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जुड़े हैं राकेश जी। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। राकेश जी बोलिए। हेलो जी राकेश जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, मैंने एग्जाम दिया था बैंक का, IBPS का, तो मैं प्री में भी पास हो गया
और मेन में भी पास हो गया, मेरे फिंगरप्रिंट भी लिए गए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरी की गई थी। उसके बाद में मेरे को ज्वाइन करना था 2 तारीख को, तो मैं रीजनल ऑफिस गया, वहाँ मैंने ज्वाइन करने के लिए सर बोला और सारे डॉक्यूमेंट चेक हो गए, तो मेरे फिंगरप्रिंट अब मैच नहीं कर रहे हैं सर। तो अब वो मेरे को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो मेरे को क्या कार्रवाई करना चाहिए सर? आप इस संबंध में जहां पे आपने एग्जाम दिया था उनके उच्च अधिकारियों को लिखिए। अगर वो अधिकारी आपसे कोई भी संज्ञान नहीं लेते हैं तो आप एक रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और आप कारण बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा जो बात हमें बता रहे हैं, उसके बाद आप यही बात कोर्ट को बताते हुए पहले आप उन उच्च अधिकारियों से लिखित में अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद अगर वो नहीं करते तो फिर हाई कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं, रिट आर्टिकल 226 में। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश जी हमें कॉल करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो उपाय चेतन जी की तरफ से बताया गया है, अगर वो आप रास्ता अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता जरूर मिलेगी। लेकिन एक दिक्कत ये भी आ जाती है, जैसे ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही क्योंकि शायद थंब इम्प्रेशन नहीं इनका मिल पाया है। ये प्रोसेस लंबा नहीं हो जाएगा? देखिए, थंब इम्प्रेशन पे अगर आपको प्रोसेस, तो देखिए जो भी है इनको इमीडिएटली तत्काल जो भी तथ्य हैं इनके पास उच्च अधिकारियों से मिलकर उनको संज्ञान में ये अपनी पक्ष रखना पड़ेगा। थंब इम्प्रेशन क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है, उसका इनको अपने कारणों को बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर नहीं लगता है तो ये याचिका मूव कर सकते हैं। चीज लंबी है, लेकिन इनको जरूर, अगर ये सही है तो इनको जरूर इसका अपने पक्ष में समाधान मिलेगा। चलिए, बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी है, कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर कोई कानूनी अड़चन आपके सामने आ रही है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो जमानत से जुड़ा हुआ है। जमानत संबंधी क्या कानूनी अधिकार एक नागरिक के तौर पर आपको हासिल है, इससे जुड़ा कोई प्रश्न अगर आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसा चेतन जी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आपने जिक्र भी किया कि कई बार ये आरोप लगते हैं कि झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ लगा दिया गया है। तो इन परिस्थितियों में जमानत के लिए कैसे एक आरोपी की तरफ से, आरोपी तो यही कहता है कि मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाया गया है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपका बैकग्राउंड भी देखा जाता है। आप कोर्ट के समक्ष अगर कोई याचिका जिसको एंटिसिपेटरी बेल या अरेस्ट डे के लिए याचिका दायर कर रहे हैं, तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। एज ए इंडियन सिटीजन आपके पीछे क्या है, आप कहां से हैं, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं या नहीं दर्ज हैं, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। द एसेंस ऑफ क्रिमिनल हिस्ट्री में ये बताना पड़ेगा कि आप क्या हिस्ट्री शीटर तो नहीं है, या आप पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अगर दर्ज हैं तो वो क्यों हैं, इन सब बातों को कोर्ट के संज्ञान में लाना पड़ता। अगर नहीं है तो आप जो अपना पक्ष रख रहे हैं उस पक्ष को रखने में क्या क्या चीजें सही हैं, और उस बारे में क्या आपको इस मुकदमे में झूठा फंसाने का कारण क्या है, और उस कारण में आपके पास साक्ष्य क्या है, वो बताना पड़ेगा। यानी आपको लगता है कि इन सब में सबसे अहम भूमिका साक्ष्यों की होती है, और साथ ही जैसा आपने रिकॉर्ड की बात कही है कि कहीं आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं रहा है, उसके आधार पर जमानत का फैसला बहुत से पैरामीटर्स देखे जाते हैं। लेकिन पहला पैरामीटर आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री जो अक्यूज्ड है। देखिए, होता क्या है कि क्रिमिनल स्कोरिंग होती है जिसमें अपने को अगले मतलब अक्यूज को फंसाने के लिए ये मुकदमा दर्ज कराया जाता है। कारण बहुत से होते हैं। एक बार गिरफ्तारी हो गई जो कि आदमी का सम्मान पे पूरा ठेस पहुंचाता है, तो वो चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ तुलसी राम जी हैं मध्य प्रदेश से। तुलसी राम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी, हमारा क्रमोन्नति एक ही पद पर रिटायर्ड हुए थे, लगभग 43 वर्ष की सेवा हो गई थी जी लोक निर्माण विभाग में। तो हमको क्रमोन्नति नहीं मिली थी, न पदोन्नति मिली थी। तो उसके बाद हाई कोर्ट में हमने रिट दायर की सिंगल पीठ में, वहां से न्याय मिला हमको। उनने उठा के डबल पीठ में अपील कर दी शासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने।
वहां से भी न्याय मिला, उसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने सिंगल पीठ सुप्रीम कोर्ट में लगा दी अपील। आदेश क्या किया गया था? आदेश सर्वोच्च न्यायालय से 2 क्रमोन्नति देना मंजूर किया गया है और समयमान वेतनमान जो सभी कर्मचारियों को मध्य प्रांत में मिलते हैं। ठीक है, यानी आपका सवाल यह है कि आपको अब तक उसका भुगतान नहीं किया गया, जबकि आदेश हो चुके हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, चेतन जी, हमारा 1569 कंटेम्प्ट नंबर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा। कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कहां तक पहुंची है? उसमें क्या आपके ऑपोजिट पार्टी जो कि स्टेट है उसने जवाब लगा दिया है? नहीं, वो स्वीकार कर लिया है और नहीं देने के लिए तैयार है, पर वो कहते हैं हम वित्त मंत्रालय से स्वीकृति लेंगे। वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी तो वो कहते हैं कि इनको पार्टी बनाओ। सर जी, आप मेरी बात सुन लें। आपकी जो याचिका सुप्रीम कोर्ट ने करने के बाद आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट फाइल किया है, उसमें एक इंटरिम एप्लीकेशन लगाते हुए इसका जल्द निपटारा करने के लिए बोलते हुए इसको करवाइए, क्योंकि आपने बोला आप रिटायर हो चुके हैं। तो इसमें एक इंटरिम एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगेगी और उसको जल्दी सुनवाई करने का कारण बताते हुए इसको जल्दी सुनवाई कराएं, जिसमें आपको सारी चीज का हल मिल जाएगा। धन्यवाद। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। जयशंकर जी, एक और कॉलर हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ गए हैं। जयशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मेरा नाम जयशंकर पांडे, मैं उत्तर प्रदेश लखीमपुर जिला खीरी से बोल रहा हूँ सर। ठीक है, सवाल कीजिए। सवाल मेरा ये है सर कि मेरी एक भतीजी थी, तो 13 तारीख को घटना हो गई थी सर। मेरी भतीजी को एक आदमी जो है उठाकर शंकर जी के मठिया से उठा करके ले गया, तो उसका सर रेप कर दिया। अब सर वो वहाँ वो तो चला गया जेल सर। तो मैं ये चाहता हूँ, उसके पास्को एक्ट भी लग चुका और 1-2 धाराएं और लगी हुई हैं, तो सर मैं ये चाहता हूँ कि उसको कब तक बेल मिल जाएगी, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ। उसको कब तक? हाँ, कब तक बेल मिल पाएगी? बेल मिल पाएगी, देखिए ये तो आपको देखना पड़ेगा। और जो धाराएं आप बता रहे हैं, आपकी जो रिश्तेदार हैं उनकी उम्र कितनी है? छोटी बच्ची बता रहे हैं, नाबालिग। रिश्तेदार नहीं है सर, मैं रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं तो सर मेरी भतीजी के साथ में रेप हुआ। भतीजी की उम्र क्या है? भतीजी की उम्र सर 4 साल। 4 साल? जी सर। देखिए, जिस हिसाब से आप प्रकार से चीजों को बता रहे हैं, बहुत ही जघन्य अपराध है। और इसमें आपको अगर कहीं भी कोई पक्ष मजबूत नहीं लगता है या पुलिस के द्वारा कोई भी चीज पक्ष में आपके नहीं रखी गई है, तो उच्च अधिकारियों को तुरंत लिखें और वही चीज एक पत्र के द्वारा कोर्ट में भी लगाएं। और अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि पुलिस जो अधिकारी जो आपके विवेचना कर रहे हैं, विवेचक के पक्ष में रहें। और जब भी कोर्ट में बेल लगती है आपको विवेचक बताएंगे, आप उसका कोर्ट में जाकर उसके खिलाफत कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं जयशंकर जी, जो तरीका आपको बताया चेतन जी ने, अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत भी जरूर मिलेगी। और जो आपने सवाल पूछा था तो उसका जवाब भी आपको ठीक मिला होगा, उम्मीद करते हैं। उमेश जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि हम ट्रस्ट के किराएदार हैं 60 साल पुराने। जी, कितने? 60 साल या 7 साल? 60 साल, 60। ऑल राइट। हाँ, तो पहले पिताजी किराएदार थे, पिताजी एक्सपायर हो गए, फिर माता जी के नाम पे रसीद कटने लगी। अब माता जी भी 3 साल पहले एक्सपायर हो गए। अब हम 3 कंटिन्यू किराया दे रहे थे, हम 1 साल का हमारा किराया जाता है। 1 अप्रैल को ड्यू हुआ था किराया। जब मैं उनसे कहा कि आप किराया ले लिए, तो ट्रस्ट वालों ने किराया लेने से मना कर दिया। जी, बोले कि हमें किराया नहीं चाहिए, आप जगह खाली कर दीजिए। इसमें मेरी कानून क्या सहायता कर सकता है? इसमें आपको इमीडिएटली आपको अपने जिला न्यायालय में जाकर ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 में एक दाखिल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं और उसमें आप इमीडिएटली स्टे के हकदार होंगे, क्योंकि 60 साल एक बहुत लंबा समय होता है और इसमें कानूनी मदद आपको इमीडिएटली मिलेगी। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपके सवाल का आप तक वाजिब जवाब जरूर पहुंचा होगा। और जो स्टेप उठाने को कहा है चेतन शांडिल्य जी ने, अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी सहायता आप तक जरूर पहुंचेगी। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपने सवाल कर रहे हैं, उनके सवालों का हम उचित जवाब उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके जहन में भी किसी तरह का कोई सवाल चल रहा है कानूनी पेचीदगी से जुड़ा हुआ, कोई रास्ता अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन से लगातार खुली हुई हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जिस विषय के साथ आज हम आए हैं वो जमानत से जुड़ा हुआ है। चेतन जी, जो झूठे मुकदमे की हम बात कर रहे थे कि आपने बताया कि आखिर कैसे कोर्ट अपना नजरिया स्पष्ट करता है कि झूठा आरोप किस तरह से हो सकता है। आपने कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाता है जी। मान लीजिए किसी का आपराधिक रिकॉर्ड भी अगर रहा है, अगर उस पर कुछ मुकदमे दर्ज भी रहे हैं, अगर उसके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराता है तो क्या वो वंचित रह जाएगा इस अधिकार? वंचित रहने की बात नहीं है, तथ्यों का प्रमाण देना पड़ेगा। होता यह है कि ठीक है, अगर एक इंसान कहीं गलती से फंसा है या पहले, तो जरूरी नहीं कि वो उस मुकदमे में फिर से फंसाया जा रहा हो या झूठे आरोप लगाए जा रहे हो। कारण ये हो कि उस पे पुराने मुकदमे दर्ज हो तो एक मुकदमा और लगा दिया जाए जी। उनको अपने तथ्यों को बेहतर तरीके से न्यायालय के समक्ष रखना पड़ेगा और उसका कारण बताना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। ये क्यों का जवाब जरूर देना पड़ेगा तथ्यों के साथ में जी, तब जाकर उन्हें, यानी अगर आपराधिक रिकॉर्ड भी है तो आपको साक्ष्य मजबूती के साथ रखना होगा, उस पर फिर मजबूती चाहिए, मजबूती के साथ रखना होगा। उसके बाद और उनको बताना पड़ेगा कि जो पक्ष जो वादी है वो उनपे, वादी मींस कंप्लेनेंट जो है वो उनपे क्यों कंप्लेंट फाइल कर रहा है, रीजन क्या है, तमाम ये तथ्य देना। ठीक है, सऊदी से एक कॉलर तालिब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तालिब, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर, मेरा सवाल यही है कि मेरी जमीन गई है शक के अंदर जी, और मैं सऊदी अरब के अंदर कुछ परिस्थिति मजबूरी के साथ 5 साल के नीचे नहीं आ सकता। तो 5 साल के नीचे सबको, हमारे भाई को मुआवजा मिला है और लोगों को मुआवजा मिला है, वो मुआवजा जो पैसा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी जरूर मिलेगा। एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर वहां से भेज दें और इंडियन एम्बेसी जो वहां पे, जहां पे आप जहां भी हैं, वो उनके संपर्क में बात करके वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लें और उसको भारत में, इंडिया में भेज दें। उसके थ्रू आपका काम हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं तालिब साहब जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। और जो प्रोसेस बताया है चेतन चांडिल जी ने, अगर वो प्रोसेस आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपना अधिकार जरूर मिलेगा। हम अपने दर्शकों से भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और लगातार कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। मनोज अगले दर्शक जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी, मनोज द्विवेदी बोल रहे हैं, हम अतर्रा यूपी से, बांदा से। जी हम ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि 420 और 504 और 506 जी आईपीसी के तहत जो है हमारे एक भाई के खिलाफ मुकदमा कर दिया गया है और उसकी चार्जशीट भी अदालत में पेश हो चुकी है जी। हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि जो 420 मुकदमा हमारे ऊपर लगाया गया जी, उसमें क्योंकि 92 में एक 10 रुपए के सिलसिले से स्टाम्प में हमारे एक जमीन का जो पिताजी के नाम थी, उस समय हम नाबालिग थे, उस समय एक लेटर बना लिया जाता है और उसमें हमारी जमीन को बिक्रे लिख दिया जाता है उस 10 रुपए की स्टाम्प से, जबकि उस समय हम नाबालिग थे। और इसके बाद हम 96 में अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर वारिसाना वरासतन आते हैं जी, और इसके बावजूद भी हमारे ऊपर 420 और 504 और 506 का मुकदमा करते हैं। आप पे मुकदमा 400 दाखिल हो चुकी है। बेल के लिए हम जानना चाहते हैं। बेल के लिए जानना चाहते हैं आप? जी, कह रहे हैं चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। चार्जशीट दाखिल होने से पहले आपने कुछ किया? जी, उनको हमने सारे अपने पेपर्स दिखाए कि हम लोग उस समय नाबालिग थे। हमारी ये सारी जमीन, मेरी बात सुन लें आप। ये मुकदमा आप पे कब दर्ज हुआ? ये मुकदमा अभी 1 वर्ष पहले अभी दर्ज हुआ था। ये इसमें आपको विवेचक ने नोटिस भेजा था आपको? जी, विवेचक ने नोटिस भेज दिया। हमारे ऊपर 420 और 504 506 का उन्होंने हमारे ऊपर आप इन तथ्यों को, अगर विवेचक को आपने सारी कुछ दे दी है, तो उस चार्जशीट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में 482 सेक्शन CRPC फाइल करें जी, और उसमें जो चीजें हमें बता रहे हैं उस चीजों को चार्जशीट की क्वेश्चन करवा सकते हैं आप। सेक्शन 482 जी, आपको अभी इतना ही कराना पड़ेगा।
चलिए बिल्कुल 482 में। जी 482। जी बिल्कुल, जो तरीका आपको चेतन शांडिल्य जी की तरफ से मनोज जी बताया गया है, उस तरीका पर अगर आप अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत जरूर मिलेगी। केशव अगले कॉलर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मैं सर से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने एक प्लॉट खरीदा था सर, घर। जी। तो सर उसमें कोई जानकार थे जिनको हमने रेंट के लिए वो दिया था, लेकिन आप जब उनको खाली करवाने के लिए बोलते हैं, रेंट भी उन्होंने नहीं दिया आज तक, लेकिन खाली करवाने के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं मैं अपनी बीवी का केस लगवाऊंगा आप पे कि ये छेड़ाछाड़ी करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन वो खाली नहीं करते। कितना वक्त हुआ जब आपने रेंट पर दिया था ये प्रॉपर्टी? सर करीबन 3 से 6 महीने के 6 महीने हो गए समथिंग। आप इन सब चीजों को वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में लिख कर दे दें। अच्छा नहीं सर, वो ये कहता है कि आप पे बाकायदा मैं केस करूंगा कि मेरी बीवी के साथ छेड़छाड़ करेगा या जी, कुछ करता है। आप अभी हमारे को फोन कर रहे हैं, तो क्या आप पे आज केस हो गया? नहीं सर, केस तो नहीं हुआ अभी। जी, तो जो मैं बोल रहा हूँ, आप जो मैं बोल रहा हूँ जरा 1 मिनट गौर से सुन लें। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी तक आप पे केस नहीं हुआ, अगले 2 घंटे में आप जाकर अपने संबंधित थाने में जो बातें आप हमसे बोल रहे हैं कंप्लेंट लिख कर दे दें। जी सर। उसको आप काम में उसको कंप्लेंट देने के बाद उस पे एफआईआर दर्ज कराएं। ठीक है? ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब मिला होगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा चेतन जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि धमकाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है जी। अगर पुलिस सुनवाई नहीं करती तो इनके पास कानूनन क्या कुछ रास्ता? देखिए, अब पहले तो जाएंगे, अब मैं इनका एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ। जो पहले तो इनकी प्रॉपर्टी उसने अपने कब्जे में ले रखी है जी। दूसरा, डिफॉल्ट कर रहे हैं किराया देने पे, किराया भी नहीं दे रहे, और तीसरा उनको धमकी दे रहे हैं कि उनको गलत केस में फंसा दिया जाएगा। इन सब चीजों को लिख कर वो पहले पुलिस को लिखित में दें, उस लिखित शिकायत को अपने रिसीव कराएं। अगर पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो उसी संबंध में उसी कंप्लेंट को आप अगर जिस जिले में हैं पुलिस कमिश्नर को देते हैं, एक पुलिस कमिश्नर को, एक एसीपी को, एक थाना इंस्पेक्टर को, उसको देने के 5 दिन बाद 156(3) में मैजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्शन ये लेंगे कि एफआईआर दर्ज की जाए इस संबंध में, तो मामला पुख्ता होता है। ये इस बारे में एग्जाम्पल है। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चेतन जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल कानून हर समस्या के समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं इस वजह से अपने अधिकार पाने से वंचित रह जाता है, क्योंकि जागरूकता का कहीं ना कहीं अभाव होता है, और जागरूकता का ना होना उनके सामने एक बड़ी समस्या होता है। हम कोशिश ये करते हैं अपने इस खास पेशकश के माध्यम से कि कानूनी जानकारी भी लोगों की बढ़ाई जाए, और किसी तरह का अगर कानूनी मसला आपके जहन में है, कोई रास्ता अगर नहीं सुलझ रहा है, तो यहाँ पर निःशुल्क कानूनी सहायता हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।